एनर्जी में कई प्रकार के आते हैं एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी। इसको लगाने से सबसे पहला चीज तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे एक बिगर सेव होता है। कार्बन जो उत्सर्जन है उसको कम कर रहे हैं, तो वो सोलर फोटोवोल्टिक है। लोड के अकॉर्डिंग हम प्लांट को के साइज को भी डिसाइड कर सकते हैं। लाइन पैनल्स आते हैं, बाइफेशियल मोनोक्रिस्टलाइन पैनल आ गए, जिसके मिनिमम जो जनरेशन है 5 यूनिट पर किलोवाट आ रही है। पॉली में अगर हम थोड़ा भी साइड आया तो सेल्स पूरे ब्रेक हो जाएंगे। मतलब वहां से जनरेशन कम हो जाएगा। आजकल ऑन ग्रिड सिस्टम हो गया है, तो ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो जाता है। प्लांट इंस्टॉल करते समय किसी भी प्रकार का चीप मटेरियल यूज करना या प्रॉपर कनेक्शन नहीं देना, थोड़ा से ब्लैकिश हो रहे थे। अच्छा, हम उसको मॉनिटर कर रहे थे। जब भी हम मेंटेनेंस के लिए भेजते थे, चूंकि वो ऑफ ग्रिड प्लांट था तो हम मेंटेन भी करते हैं, तो आपका जो प्लांट का जो कॉस्टिंग है वो 5 साल में फ्री हो गया। आपका जो कॉस्ट है, मेरे पास 5 एसी है, ठीक है, सारे 2 टन के हैं, ठीक, और इसके अलावा जो घर का इलेक्ट्रिसिटी लगेगा वो, तो इसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें, मैंने वही बात बताया, अगर आप 5 एसी कंटिन्यूअस 8 घंटे हर रोज यूज कर रहे हैं, जी बिल्कुल, तो उसका यूनिट कंजम्पशन कितना आएगा एक एसी का? अभी के डेट में अगर इन्वर्टर एसी ले रहे हैं तो हैप्पी होम्स के इस पॉडकास्ट में आज हम एक और दिलचस्प हस्ती का स्वागत करते हैं, जिनका नाम है कैलाश कुमार साहू। पिछले 7 सालों से यह सौर ऊर्जा पे काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की कई प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है इन्होंने। यह एक जाना माना नाम है इस क्षेत्र में। तो आज हम सौर ऊर्जा के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इनसे करते हैं। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। कैलाश जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद, आपने मुझे यह मौका दिया। तो सर, सोलर ऊर्जा क्यों जरूरी है? सोलर ऊर्जा आज के समय में बहुत ही जरूरी है। जैसे जैसे हम रिसोर्सेज, जो हमारे प्राकृतिक संपदा है, उसका हम जितना भी खनन करेंगे तो एक टाइम के बाद में वो खत्म होते जाएगा। बिल्कुल, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सौर ऊर्जा एक रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट है। रिन्यूएबल एनर्जी में कई प्रकार के आते हैं एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, और आपका वाटर से भी हम हाइड्रो एनर्जी हो गया, फिर एक सौर ऊर्जा आ जाता है जी। सौर ऊर्जा के फायदे ये हैं कि इसको लगाने से सबसे पहला चीज तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे एक बिगर सेव होता है। अच्छा, लाइक दैट हम बोल सकते हैं कि अप टू 90% आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे सेविंग कर सकते हैं। उसके छोड़ के आपका घर और आपका बिजली, सिंपल सी भाषा में बोला जाए, क्योंकि आप अपना बिजली खुद बना रहे हैं। ओके, ठीक है। और इसके साथ में आप प्राकृतिक को बहुत सारा योगदान दे रहे हैं। लाइक दैट आप कार्बन जो उत्सर्जन है उसको कम कर रहे हैं, क्योंकि अगर बिजली बनाना है, उसको कोयला के माध्यम से हम बिजली बनाते हैं। लाइक दैट हमारे यहाँ कोरबा में मेजर बिजली बनती है एनटीपीसी में, तो वहां पे कार्बन का उत्सर्जन बहुत है और उसके पीछे भी गवर्नमेंट को चार्ज देना पड़ता है। थर्मल एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं। तो इससे भी हम कार्बन जो उत्सर्जन है वो प्रकृति के लिए भी हार्मफुल है, प्लस आप जो गवर्नमेंट को उसके पीछे अमाउंट पे कर रहे हैं वो भी बचेगा जी। तो ऐसा देखा जाए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है सोलर एनर्जी लगाकर। सर, सोलर पैनल काम कैसे करता है, और अगर कोई अपने घर पे लगा रहा है तो वो सिस्टम को चूज कैसे करे? देखो, सोलर पैनल सूर्य से निकलने वाले विकिरण को अवशोषित करता है। उसमें जो सोलर सेल्स होते हैं उसको बोलते हैं सोलर फोटोवोल्टिक। एक्चुअली में सोलर पैनल एक जनरल टर्म्स है, मतलब जनरल भाषा में हम सोलर पैनल बोलते हैं, सोलर मॉड्यूल बोलते हैं या सोलर प्लेट बोल देते हैं। उसका एक्चुअल अगर टर्मिनोलॉजी बोला जाए तो वो सोलर फोटोवोल्टिक है। जो सोलर सेल्स होते हैं उस पे सूर्य की जैसे ही किरण पड़ता है उसको वो अवशोषित करता है। उसके विकिरण मींस रेडिएशन से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इस तरीके से ये काम करता है। तो और उसको हम डायरेक्टली ग्रिड पे भी दे सकते हैं या बैटरी बैंक है तो उस पे भी स्टोर करके हम यूज कर सकते हैं। हाँ, मतलब ये पूरा एक जो प्रोसेस है इसका वो एक बार समझा दीजिएगा। देखो, जो सूर्य से निकलने वाली विकिरण है वो हमारे सोलर सेल्स पे पड़ता है। सोलर सेल्स से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिसिटी को हम
एक स्ट्रिंग इन्वर्टर या ऑफ-ग्रिड इन्वर्टर। जी। चूंकि 2-3 टाइप के हमारे सोलर प्लांट लगते हैं। एक होता है ऑन ग्रिड, जो उसको हम हमारे डिस्कॉम पे हम फॉरवर्ड कर सकते हैं और हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होके वो नेट मीटरिंग करके देता है। दूसरा होता है ऑफ ग्रिड इन्वर्टर, ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट बोलते हैं। उसमें क्या होता है, बैटरी बैंक होता है। मतलब जो प्लांट हमने लगाया है वो हम सेल्फ कंजम्पशन कर सकते हैं। मतलब जो भी चीजें उससे कनेक्टेड है, आपके घर में जितनी भी लाइट्स है उससे कनेक्टेड है, वो 24 आवर सोलर से ही चल रहा है। अच्छा। दिन में तो कंटिन्यूअस वो चार्ज भी होते रहेगा, साथ ही साथ में आपको बैकअप भी देते रहेगा, है ना। और रात के लिए वो बैटरी है तो स्टोर भी करके रखता है, तो रात भर बैकअप भी दे देता है। क्योंकि रात को कंजम्पशन कम रहता है तो रात को बैकअप भी अच्छा हो जाता है। अकॉर्डिंगली आपके कंजम्पशन और लोड के अकॉर्डिंग हम प्लांट को के साइज को भी डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा। तो ये है। और तीसरा होता है हाइब्रिड प्लांट। इसमें क्या होता है, बैकअप प्लस आप डिस्कॉम को भी दे सकते हो। अच्छा। इसके इन्वर्टर थोड़ा दूसरे आते हैं, हाइब्रिड इन्वर्टर्स बोलते हैं, सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर्स करके। इसमें किसी किसी को रिक्वायरमेंट होता है कि मेरे को बैकअप भी चाहिए और एक्स्ट्रा अगर एनर्जी हो गया जनरेट तो उसको पास ऑन भी कर सके, मतलब डिस्कॉम को हम दे सके, तो उसके लिए हम हाइब्रिड सिस्टम पे जाते हैं। ओके। तो एक ये बताइए सर, ये अलग अलग आपने जो 3 प्रकार बताए, तो हर का प्रोसेस अलग होगा और उसके फायदे अलग होंगे? हाँ, जिसको प्योरली इलेक्ट्रिसिटी बिल पे सेविंग चाहिए जी, है ना, लाइक दैट इंडस्ट्रीज हो गया, स्कूल्स हो गए, इंस्टीट्यूट्स बोल सकते हैं, या ऑफिसेस हो गए, जिसका 9 to 5 वर्किंग है, उनका दिन को ही वर्किंग है और मेजर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी उसी समय का है। बिल्कुल बिल्कुल। उनको प्योरली इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव करना होता है। बैकअप एक सेकेंडरी उनके लिए सेकेंडरी मैटर रहता है। तो वहां पे हम ऑन ग्रिड प्लांट इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि उससे उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे बहुत अच्छा सेविंग दिखेगा। ठीक बात है। अब आ गई ऑफ-ग्रिड प्लांट की बात। ऑफ-ग्रिड प्लांट ऐसा है कि घरों में ज्यादातर जिसको बैकअप चाहिए, मतलब लाइक दैट इन्वर्टर का सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं कि सोलर इन्वर्टर बोल सकते हैं, तो इससे बैकअप भी मिल जाता है। हॉस्पिटल्स हो गया, वहां पे उनको बैकअप भी चाहिए प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल पे भी सेविंग चाहिए, तो वहां पे भी हॉस्पिटल में हैजल फ्री इलेक्ट्रिसिटी 24/7 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्ट कंटिन्यूअस इस पे बैकअप मिलते रहेगा सोलर ऑफ-ग्रिड प्लांट में। ये हो जाता है। हाइब्रिड प्लांट कहीं भी लगा सकते हैं, मतलब इसमें बैकअप भी मिल रहा है, एज पर आपके नीड के ऊपर है वो। सर ये एक बात बताइए, मुझे सोलार की आवश्यकता है, ये मैं कैसे जान पाऊँ, और कितने वॉट की, कितने एनर्जी कैपेसिटी की आवश्यकता पड़ेगी, ये कैसे मुझे पता चलेगा? देखिए, सोलर पैनल की आवश्यकता कैसे है, ये आपके एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कंजम्पशन से पता चल सकता है। दूसरा, आज के समय में अगर जैसे कि एक नॉर्मल 2 BHK 3 BHK हाउस है मिनिमम, या कोई कमर्शियल स्पेसेस है, एक ऑफिस है ना, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉस्ट 8 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए के करीब पर यूनिट पड़ता है। जी जी। है ना, ओवरऑल सारी चीजों को हम क्लब करें तो। जी जी। और आपके बिजली बिल में भी पीछे साइड में लिख के आता है कि इतने से इतने यूनिट पे 0 to 100 यूनिट पे एक अप्रोक्सीमेट इतना रुपया चार्ज रहेगा, 100 to 200, तो वो टैरिफ रेट डिसाइड से रहते हैं। तो ये तो आपका एक फैक्टर हो गया कि हमको कॉस्ट वाइज में हमको कम करना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम सोलर के लिए डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा, आपका यूनिट कंजम्पशन है, उससे हम कैपेसिटी डिसाइड कर सकते हैं। लाइक दैट आज के समय में मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स आते हैं, बाइफेशियल मोनोक्रिस्टलाइन पैनल आ गए, जिसके मिनिमम जो जनरेशन है 5 यूनिट पर किलोवाट आ रही है जी, है ना। अगर आपके घर में कंजम्पशन 700, 750, 800, 900 के अप्रोक्सीमेट है, तो आपको 5 किलोवाट के प्लांट में जाना चाहिए, जिससे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे सेविंग जो है अप टू 90% हो जाएगा। ओके। अभी आपने बाइफेशियल पैनल बताया, तो इस तरह पैनल्स भी अलग अलग प्रकार के आते हैं? हाँ, सोलर पैनल्स में डे टू डे मतलब अपग्रेडेशन कहीं ना कहीं हो ही रहा है। पहले पॉलीक्रिस्टलाइन आता था, फिर मोनोक्रिस्टलाइन आया, अब बाइफेशियल पैनल आ गए, आगे चल के बाइफेशियल में टॉपकॉन, मतलब ऐसे सीरीज बनते जा रही है। हर सोलर पैनल बनाने वाली, जो सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स बनाने वाली कंपनी है, उस पर कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट करते जा रहा है, जिससे कि कस्टमर को बहुत ज़्यादा अच्छे से बेनिफिट हो सके। पहला चीज़ क्या होता है, पहले जो पॉली पैनल्स आते थे वो एक एरिया जो कवर करता था,
अब मोनोक्रिस्टलाइन पैनल आ गए हैं, वो थोड़ा कम एरिया कवर करता है, पैनल थोड़ा बड़े हो गए हैं बट कम पैनल्स लग रहे हैं उसके जो है में। अच्छा, तो ये सब सारी चीजें। ओके। तो ये जैसे जैसे आपके पैनल्स चेंज हो रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं, वैसे वैसे कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा होगा? माइनर डिफरेंस है, मेजर डिफरेंसेस नहीं है जी। तो कॉस्ट वाइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है वो। अच्छा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1-2-3% ऐसा है कि 10% मान के चलिए, 10% प्लस का उसमें। 5 to हाँ, तो 10%। मतलब ठीक है, ज्यादा ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। सर, जैसे अभी आप बता रहे हो 10% के आसपास का आपका कॉस्ट बढ़ रहा है, तो अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बोले, नॉर्मल जनता के लिए उसमें उसके फायदे कितने बढ़ रहे हैं? मतलब 10% में उसे कितना फायदा होगा? सर अगर हम बात करें, पॉली जो पैनल होता है उसका जो जनरेशन है पर किलोवाट, एक आइडियल जो वैल्यू निकालते हैं 4 यूनिट तक के, 3.5 से 4 यूनिट तक के आता है। वहीं पे हम अगर मोनो बाइफिशियल में गए मिनिमम जनरेशन में भी तो 5 यूनिट आता है। अब यहीं पे ही 20% का डिफरेंस है। ओके ओके ओके, 10% में 20% प्लस हो जा रहा है। प्लस हो जा रहा है। ओके, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि जो इसके अपग्रेडेशंस है, पॉली में अगर हम थोड़ा भी साइड आया तो सेल्स पूरे ब्रेक हो जाएंगे। ओके, मतलब वहां से जनरेशन कम हो जाएगा जी। और मोनो में ये है कि इसमें हाफ कट सेल्स है, इसका जनरेशन प्लस है। ओके, कहीं ना कहीं बेनिफिट है ही है। सर एक क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा जाता है, बहुत मेरे क्लाइंट भी पूछते हैं कि अभी जैसे वेदर कई बार चेंज हो जाता है, क्लाउडी वेदर रहता है, रेन हो रहा है, तो उस समय आपका सोलार पैनल काम करता है? देखिए, वेदर पे नो डाउट फर्क पड़ता है सोलर पैनल के जनरेशन पे, लेकिन जीरो नहीं होता है। जीरो तभी होगा जब कंटिन्यूअस रेनी हो रहा है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक की कंटिन्यूअस बरसात हो रहा है तो होगा। लाइक दैट अभी बदल आया और हमको ह्यूमिडिटी फील हो रहा है, मीन्स रेडिएशन आ रहा है, रेडिएशन इमिट कर रहा है, सोलर सेल्स रेडिएशन इमिट कर रही है वहां पे, है ना। जब रेडिएशन आ रहा है, रेडिएशन इमिट कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा। नो डाउट प्रोडक्शन कम होगा लेकिन जीरो नहीं होता है। ओके, जीरो नहीं होता, उस समय भी वो चलता रहता है, कहीं ना कहीं वो चलता रहता है। मतलब ऐसा है कि आप भले क्लाउडी वेदर है पर आपका कम प्रोडक्शन होगा लेकिन सोलर पैनल चलते रहेगा। हमने कई जगह तो ऐसा देखा है, मतलब हम लगाए हैं तो कुछ जगह हम आउटपुट भी देखते रहते हैं, बीच बीच में मेजर करते रहते हैं, क्योंकि आजकल ऑन ग्रिड सिस्टम हो गया है तो ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो जाता है। ये सबसे अच्छी बात है कि आपके मोबाइल में वाईफाई से अगर इन्वर्टर आपका कनेक्ट है तो आप मोबाइल में आपके जनरेशन देख सकते हैं। तो हम क्लाउडी वेदर में भी, मतलब डीप क्लाउडी वेदर में भी हमने 15, 20%, 25% तक का जनरेशन देखा है। अच्छा सर, ये जो आप बता रहे हैं जनरेशन नॉर्मल डेज में, समर है इसमें, तो कितना परसेंट जनरेशन होता है? देखो, जो बताए यूनिट के ऊपर हर पैनल, हर एक चीज 100% वो नहीं रहती है। जी, तो जी। कहीं ना कहीं 90% अबो इफिशियंसी पे ये काम करती है। हाँ। और जनरेशन आता है उसके तो अकॉर्डिंग। समर पे करीबन 90% जनरेशन से अबो आता है, अबो ही आता है। तो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर इसके रख रखाव के बारे में बताइए, मेंटेनेंस के बारे में बताइए। अगर मेंटेन प्रॉपर नहीं करता है तो इसका परफॉर्मेंस कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, कैसा क्या रहा है? देखिए, सोलर पैनल जो ऊपर छत में लगाते हैं या जो भी ग्राउंड माउंट करते हैं या सेट के ऊपर लगाते हैं, है ना, तो सोलर पैनल को क्लीन करते रहना चाहिए। सिंपल सा एक लॉजिक है, सिंपल सी बात है कि हम कहीं से चल के आए और हमारे चेहरे पे डस्ट है तो हमको अजीब सा फील होता है। सेम थिंग उसके ऊपर है, डस्ट रहेगा तो जनरेशन कम आएगा। ओके। तो सोलर पैनल को नॉर्मल वाटर से क्लीन करते रहना चाहिए। कोई स्पेशल उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होता है। क्लीनिंग करने से उसका जो जनरेशन है उस पर कहीं कोई इफेक्ट नहीं आता है। दूसरी चीज, अब आते हैं मेंटेनेंस की बात, आपने जैसे बोली, तो ऑन ग्रिड प्लांट में सिर्फ क्लीनिंग ही है एक जो मेजर मेंटेनेंस आता है। जी 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 जी। मेंटेन करने वाली बात है तो वो भी कोई मेंटेनेंस का पार्ट नहीं हुआ, एक हिसाब से कॉस्ट नहीं लग रहा है उसमें। अभी तक के हमने सोलर ऑन ग्रिड प्लांट पे कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई मेजर कॉस्ट का, मतलब मेंटेनेंस कभी किया नहीं है। जी जी जी। हाँ, अगर प्लांट इंस्टॉल करते समय किसी भी प्रकार का चीप मटेरियल यूज करना या प्रॉपर कनेक्शन नहीं देना, है ना, छोटी छोटी उस पर बातें होती है जिसको महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान देना पड़ता है।
तो वो चीज़ों को अगर इंस्टॉलर ध्यान नहीं दे पाया तो हो सकता है कि मेंटेनेंस उस पर कुछ टाइम के बाद में आ जाएगा। अच्छा, लेकिन इजी वे में नहीं आता है ऑन ग्रिड प्लांट पे। ऑफ ग्रिड में क्या होता है कि बैटरी रहती है, तो बैटरी को हमको थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है। अगर लेड एसिड बैटरी है तो हर 3 से 4 महीने में उसमें डिस्टिल्ड वाटर को रिफिल करना, उसका ग्रेविटी प्रॉपर रखना, जिससे बैटरी का भी लाइफ साइकिल अच्छा है, आपको पावर बैकअप भी अच्छा मिलता रहेगा, आपका प्लांट का लाइफ साइकिल भी अच्छा रहेगा। हाइब्रिड प्लांट है, हाइब्रिड में तो बैटरी है, तो बैटरी को मेंटेन करना है, पैनल क्लीन करते रहिए, बाकी सारी चीजें अच्छे से चलते रहेगी आपकी। अच्छा, बैटरी चेक करना है और पैनल को क्लीन रखना है, बस यही इतना ही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। नहीं, जब तक कि कोई ब्रेकडाउन नहीं आएगा तब तक कि उस पर हम नहीं कर सकते। इजी में ब्रेकडाउन नहीं आता है। ब्रेकडाउन कब, कैसा, इसके बारे में बता सकते हैं? ब्रेकडाउन मीन्स अगर कोई पैनल है उसका सेल्स पे वर्क नहीं कर रहा है, मान लीजिए कि सेल्स जल जाता है। जैसे मेरा एक एक्सपीरियंस है, हमारा एक जो है प्लांट लगा हुआ है, वहाँ पे एक पैनल के सेल्स से थोड़ा से ब्लैकिश हो रहे थे। अच्छा, हम उसको मॉनिटर कर रहे थे। जब भी हम मेंटेनेंस के लिए भेजते थे, चूंकि वो ऑफ ग्रिड प्लांट था तो हम मेंटेन भी करते हैं, तो वहाँ पे एमसी था, तो हमने मेंटेन के लिए भेजा। तो 3 महीने पहले मतलब देखा गया था कि उस पर जो जनरेशन आना चाहिए, कि जितना आइडियल उसका कंडीशन है उस पर आ ही रहा था, एक माइनर सा डिफरेंस था। फिर अगले 3 महीने बाद देखे तो थोड़ा और कम हुआ, और अंडर वारंटी था उस समय। पॉली पैनल पे 5 ईयर की वारंटी आती थी, तो अंडर वारंटी थी, तो हमने उसको पीस टू पीस रिप्लेस भी करा दिया। ओके ओके। पैनल में सेल्स जनरेशन कम होने पे कंपनी का सपोर्ट ये रहता है कि वो आपका पीस टू पीस नया दे देता है। ओके, तो ये बहुत अच्छा बात है। ये सारे सोलर कंपनीज, मतलब जो सोलर सेल्स, सोलर फोटोवोल्टिक या सोलर मॉड्यूल बनाते हैं, ये सब लोगों का यही टर्म्स एंड कंडीशन होता है। तो जैसा अभी आपने बताया एएमसी वाली बात, तो आप लगा के भी देते हैं और इंस्टॉल करके भी देते हैं और उसका एएमसी भी लेते हैं? रख रखाव भी करना, एनुअल मेंटेनेंस भी अगर कर बोलते हैं क्लाइंट तो हम वो भी लेते हैं। जी जी जी। अब मैं अपने व्यूअर्स से बताना चाहूँगा कि अगर आपको सौर ऊर्जा से संबंधित किसी भी प्रकार के कोई काम हो तो कैलाश जी से संपर्क कर सकते हैं। हम अपने डिस्क्रिप्शन में इनका कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी डाल देंगे, सो दैट आप इनसे संपर्क कर पाए, इनसे जानकारी ले पाए। तो आगे बढ़ते हैं। सर ये बताइए कि सोलर पैनल जब हम लगाते हैं तो इस पे जो मीटर है ये कैसा काम करता है? इस पे मीटरिंग वाला काम कैसे, जैसे कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है तो उसकी मीटर है, तो उस पे वो सोलर पैनल लगाने के बाद ये कैसा काम करता है? देखो, सोलर पैनल जब लगाते हैं, ऑन ग्रिड कनेक्टिविटी जो होता है, जो डिस्कॉम के साथ में हम कनेक्टिविटी करते हैं, उसमें होता क्या है कि नेट मीटरिंग के लिए एक बाई डायरेक्शनल मीटर लगाते हैं। बाई डायरेक्शनल मीटर, हाँ। ओके। उसमें क्या होता है कि आपका डेटा जो देता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसके बाद में नेट का, मतलब मान लो कि एक महीने में आपके घर का कंजम्पशन 700 यूनिट है और आपने अगर 5 किलोवाट का प्लांट लगा के रखा है, आज का जो प्लांट लगता है वो उसमें 750 यूनिट का मिनिमम जनरेशन है। तो जो 700 यूनिट आपने इंपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट जो किया है वो 750 यूनिट किया है, तो आपका जो नेट है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और आपको बिल जो है, जो बेसिक जो कॉस्ट है उसका जो यूनिट कॉस्ट वो नहीं देना पड़ेगा। जो बेसिक डिस्कॉम के जो कॉस्टिंग्स होते हैं, लाइक दैट मीटर किराया, अनुबंध भार, और आपने जो सेंक्शन लोड लिया है उसका मांग प्रभार, ऐसे कुछ कुछ जो टर्म्स है उसका जो पैसा देना है वही बस देना पड़ेगा। ओके, इस तरीके से मीटर काम करता है इस पे। ओके सर, मुझे सपोज मेरे घर पे लगाना है तो उसकी मैं कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट कर पाऊंगा? देखो, घर पे लगाना है तो मैं प्रायर क्वेश्चन में आपके प्रायर डिस्कशन में हम आपके साथ में डिस्कस किए थे कि आपके कंजम्पशन के अकॉर्डिंग हम प्लांट का साइज डिसाइड कर सकते हैं, कैपेसिटी मीन्स, है ना। लाइक दैट एक 5 किलोवाट का मैं कॉस्टिंग की बात करूं, 5 किलोवाट के जो सोलर पैनल लगाने का जो कॉस्टिंग होता है कंप्लीट उसका सेटअप विद कनेक्टिविटी 3.25 लाख से 3.5 लाख रुपए का होता है। अच्छा। एवरेज कॉस्ट जो है हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल का वो 8 रुपये है। अब वो जनरेट करता है 750 यूनिट, है ना। 8 को मल्टीपल कर देंगे 750 से तो 6,000 रुपये करीब होता है। साल भर में आपका 72,000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल का सेविंग किया। ओके। अब उसको मल्टीपल कर लेते हैं 5 से, तो 3,60,000 के करीब हो जाता है जी। ठीक है। तो आपका जो प्लांट का जो कॉस्टिंग है वो 5 साल में फ्री हो गया, आपका जो कॉस्ट है। हाँ। वो भी इंक्लूसिव टैक्सेस
5 के आस 5 लाख के आपका ये 3.5 लाख के आसपास आता है, और 1 साल के 5 साल में वो आपको सेविंग कर रहे हैं, तो 5 साल में आप 3,60,000 रुपए सेव कर लिया आपने। उसके बाद में जो आपका प्लांट का लाइफ साइकिल है वो 25 ईयर्स है। मीन्स अभी जो टैरिफ कॉस्ट है उससे हम कंपेयर किए, आगे चल के टैरिफ कॉस्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपको बिगर सेविंग्स और आगे दिखेगा। सही बात है। और आप इस पैसे को किसी भी इन्वेस्टमेंट में कर, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हो सकता है, लाइक दैट म्यूचुअल फंड हो गया। आप हर महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल को SIP कर दीजिए, वो भी एक अलग ग्रोथ दे देगा आपका। हाँ, अगर इस तरीके के सोचा जाए तो आपके तो आराम से 5 से 7 गुठलियों के दाम बस आराम से आप 5 से 7 गुना आपके जो 3.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है उस पर आप अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। तो ये एक वन टाइम कॉस्ट है मेरे ख्याल से। बिल्कुल वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और ऑनग्रिड प्लांट तो मेंटेनेंस फ्री है, सीधा बोल सकते हैं। उसमें अभी तक के कोई मेजर मेंटेनेंस नहीं आया, जब तक के बैकडाउन नहीं होता है। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो और लोन भी अवेलेबल है सोलर, अगर प्लांट लगाना चाहे कोई तो। हाँ। अगर आप होम लोन लिए हुए हैं तो होम लोन टॉप अप ले लीजिए, सबसे सस्ता लोन होम लोन है जी। उसके बाद में सोलर के लिए लोन लेना चाहता है तो सोलर के लिए लोन ले सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं आता है। सारे नेशनलाइज बैंक आज के डेट में सोलर के लिए लोन कर रही है। वो ये तो बहुत ही बढ़िया, ये आप मुझे नई जानकारी आपने दी कि सारी नेशनलाइज बैंक सोलर के लिए लोन दे रही है। जी। बहुत बढ़िया। ये तो सभी के लिए बहुत इजी हो जाता है। तो ये तो रहा, सपोज आपने जो 5 kV का बताया मुझे प्लांट, ये छोटा वो हो गया। सपोज मुझे मेरे रूम 5 BHK मेरा घर है और हर रूम पे ACs है और मुझे AC भी चलाने हैं, तो उसके लिए मेरी कैपेसिटी क्या रहेगी और क्या मतलब मुझे इन्वेस्टमेंट मेरा क्या पड़ेगा? ओके, लोड कैलकुलेशन करके हम उसका यूनिट कंजम्पशन एक बार निकाल लेंगे। आपके साथ में हम बैठ के उस चीज़ों को, मतलब हम कभी भी किसी के साथ में सोलर के लगाना है तो हम उनसे क्लाइंट से पूछते हैं आपका क्या क्या चीज़ें का कैसे यूजेस है जी। उसके अकॉर्डिंग हम एक कैलकुलेशन लगाते हैं कि एवरेज आपका इतने मंथली यूनिट कंजम्पशन आएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर पाते हैं कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट हो जाएगा। फिर देखिए सर, मेरे पास 5 AC है, ठीक है, सारे 2 टन के हैं, ठीक, और इसके अलावा जो घर का इलेक्ट्रिसिटी लगेगा वो, तो इसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें, क्योंकि बहुत से क्लाइंट ये होते हैं वो पूछते हैं कि मुझे साथ में AC भी चाहिए। बिल्कुल है ना। देखो, ऑन ग्रिड कनेक्टिविटी में AC चलाएं चाहे कुछ भी चलाएं, उससे प्लांट को कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, चाहे आप छोटा प्लांट भी रखेंगे, आप 10 AC भी चला लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ऑन ग्रिड कनेक्टिविटी बेसिकली ऑन ग्रिड कनेक्टिविटी डिस्कॉम के साथ होती है। मींस उसमें क्या होता है कि डिस्कॉम से ही आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं और आपका जो सोलर प्लांट है वो जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, जनरेट कर रहा है, आप उसको डिस्कॉम को दे दे रहे हैं। मतलब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्टली आप अपने सोलर पैनल को यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं यूज कर रहे हैं। तो उस पे आपको सोलर प्लांट को अगर 5 AC है या 7 AC, उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रही बात आपका क्वेश्चन है कि 5 AC मेरे घर में है तो उसके हिसाब से कितना किलोवाट का प्लांट लगाना चाहिए, कितना कैपेसिटी का प्लांट लगाना चाहिए। बिल्कुल, मैंने वही बात बताया। अगर आप 5 AC कंटिन्यूअस 8 घंटे हर रोज यूज कर रहे हैं जी, बिल्कुल, तो उसका यूनिट कंजम्पशन कितना आएगा एक AC का? अभी के डेट में अगर इन्वर्टर AC ले रहे हैं तो 2 से 3 यूनिट के बीच में आएगा। 3 यूनिट मैक्सिमम साइड भी करे जाए, 5 AC का 15 यूनिट हो गया। 15 यूनिट हो गया। ठीक है, नॉर्मल घर का जो बाकी चीजों का जो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन है उसको भी हम 5 यूनिट ले लेते हैं, तो 20 यूनिट पर डे जी, मोटा 20 से 25 यूनिट पर डे। 25 यूनिट आप लेके चलिए, 25 यूनिट पर डे इन अ मंथ 30 डेज में 25 75 750 यूनिट का कंजम्पशन। 5 किलोवाट का प्लांट लगा लीजिए। अच्छा, 5 किलोवाट में ही कम हो जाएगा? तो डिपेंड करेगा आपके यूजेस के ऊपर जी। अब किसी के यहाँ AC जो है वो 12 घंटे भी चलता है, 14 घंटे का भी चलता है, किसी के यहाँ 18 घंटे भी चलता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कंजम्पशन बढ़ेगा तो उस हिसाब से कैलकुलेशन होगा। ओके, तो मेरे क्या 5 के बाद इसमें क्या सेटिंग में आता है क्या सर, कि मतलब 3 kV का, 5 kV का, इसके ऐसे कुछ? जी नहीं, 1 2 3 4 5 लग जाता है, सारे लग जाएगा, वैसा लगा सकते, मतलब छोटा सा भी लग जाएगा, बड़ा भी लग जाएगा। कुछ में इन्वर्टर उस पर्टिकुलर किलोवाट के नहीं आता है तो हम एक्सटेंड करके लगा सकते हैं या बैक करके लगा सकते हैं।
जैसे अभी अब मैं बताया कि शुरुआत में मैंने छोटा लगाया, ठीक है ना, 1 kV 2 kV ऐसा करके, और मेरे यहाँ का कंजम्पशन बढ़ गया, एसी बढ़ गई, तो बाद में इसको मैं अपग्रेड कर पाऊंगा? 100% अपग्रेड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है ना। एडिशनल देखो इसमें क्या होता है कि हम जब भी नेशनल रूफटॉप पोर्टल होता है उस पर आपका बेसिक जो पुराना कनेक्टिविटी है वो भी रहता है, और आपको अपग्रेड करना है तो उसमें फॉर्म में लिखा हुआ एक ऑप्शन आता है कि प्रीवियसली आपने सोलर इंस्टॉल किया है, और इंस्टॉल किया है तो कितने किलोवाट का है, जी। और अभी आप कितना इंस्टॉल करना चाहते हैं। जी। मैं आपके व्यूवर्स को ये भी बता देता हूँ कि हमारे जो डिस्कॉम है अभी के समय में आपके यहाँ जो सेंक्शन लोड है आप उतने किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगा सकते हैं। जैसे कि अप्रोक्सीमेट अब सबकी के घर में 3 फेज कनेक्शन ले रहे हैं, और मिनिमम लोड जो सेंक्शन कराते हैं 5 या 6 किलोवाट का कराते हैं, तो आप आराम से 5 या 6 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा सकते हैं। मतलब आपका जो सेंक्शन लोड में जो लिखा हुआ है आप उतने किलोवाट के कैपेसिटी तक का सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं। अच्छा सर, ये भी है क्या, मतलब मुझे जितना सेंक्शन हो रहा है उतना ही मैं सोलर प्लांट लगा सकते हैं। अच्छा, अगर मुझे ज्यादा का लगाना है तो मुझे अलग से पहले आपको सेंक्शन लोड बढ़ाना पड़ेगा डिस्कॉम से। अच्छा, है ना। वो जब लोड बढ़ जाएगा उसके बाद में आप सोलर पावर प्लांट के लिए अप्लाई कर सकते हो, इतने किलोवाट का मेरे को सोलर प्लांट अपग्रेड करना है करके। अच्छा, ये एक सिनेरियो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने नया घर बनाया जी, ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ सोलार पैनल पे ही रहना चाहता हूँ, मैं डिस्कॉम से कोई कनेक्टिविटी नहीं ले रहा हूँ, ऐसी पॉसिबिलिटी है? या पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है भाई। ये तो हम सिटी में हैं तो एक बात की बात है, दूरस्थ अंचल जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है जी, वहाँ पे हम कई जगह, जैसे कि हम माइनिंग एरिया में भी काम करते हैं, माइंस में नए जब माइंस खुलते हैं तो वहाँ पे रिसेंटली मेरा वर्क हो रहा है। हम एक सेल के एक माइंस है, महामाया माइंस करके है, वहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पे वे ब्रिज चल रहा है, कंप्यूटर सिस्टम चल रहा है, कूलर चल रहा है, वो सोलर पे ही चल रहा है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू उसके अकॉर्डिंग हम कैपेसिटी डिसाइड करके हम लगा देते हैं, तो उनका जो मतलब फुलफिलमेंट है उनका जो इलेक्ट्रिसिटी का वो हो जाता है। बहुत बढ़िया। ये मेरा बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन था, ये बहुत सारे क्लाइंट ऐसे पूछते हैं मुझसे कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी चाहते ही नहीं है कि हमको डिस्कॉम से कुछ लेना पड़े, क्या इसकी भी फैसिलिटी है, क्या उसके लिए हमको कुछ अलग से डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा? ऐसा कुछ तो नहीं। अब सोलर अपग्रेड प्लांट के लिए कोई मेजर डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में सोलर प्लांट लगाइए, आप यूज कीजिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर, मेरा एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उस पे मैंने सोलार पैनल लगवाया, तो उसको रेंट पे देते वक्त या उसे बेचते वक्त, क्योंकि मैंने सोलार लगाया हुआ है, तो मुझे बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट क्या मिल सकते हैं? देखिए, आपने जो सोलार लगाया है जी, अगर आपका कमर्शियल स्पेस है तो वहाँ पे टैरिफ यूनिट भी ज्यादा होंगे जी, यूनिट पे टैरिफ रेट जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है। अब बात आती है, अगर आप उस कमर्शियल स्पेस को रेंट आउट कर दिए जी, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आप ही के पास आना है। हाँ जी, ठीक है। आप अपने जो भी किराएदार है, मतलब जो उसको टैरिफ रेट के अकॉर्डिंग आप पैसा उससे ले सकते हैं। बेनिफिट आपने सोलर प्लांट लगाया तो आप बेनिफिट ले सकते हो उसका। भाई उसको भी आप कम में दे सकते हो। मान लो कि आपका अगर कमर्शियल में रेट 10 रुपये आ रहा है पर यूनिट, आप उसको 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी बिल का पे करने के लिए भी बोल रहे हो, तो उसके लिए भी फायदे वाली बात है, आपको भी फायदे वाली बात है। आपका 8 रुपये बच रहा है, उसका 2 रुपये बच रहा है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि चलो ये तो विन विन सिचुएशन हो गया। अगर सपोज मैं उस प्रॉपर्टी को बेच रहा हूँ, बेच रहे हैं तो जैसे कि सारी चीजें ट्रांसफर होती है, हाँ, वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो उसको निकलवा सकते हैं, आप कहीं पे और दूसरे कमर्शियल प्रॉपर्टी बना रहे हैं वहां पे शिफ्ट करवा सकते हैं। जी जी, उसमें कुछ नहीं, डिस्कॉम को एक लेटर दीजिए, हाँ, वो कनेक्टिविटी को डिसॉल्व करेगा, हाँ, आपको अनइंस्टॉलेशन करवाना पड़ेगा, फिर दूसरे यहाँ इंस्टॉल करके फिर से आप एप्लीकेशन दीजिए कि मुझे यहाँ पे इंस्टॉल कराना है करके, अनइंस्टॉल करके आप इंस्टॉल करा लीजिए, या तो फिर उसके समेत भी दे रहे हैं, हाँ, तो उसकी कॉस्ट ऐड करके सामने वाले को सेल कर सकते हैं। हाँ, प्लस सारी चीजें ट्रांसफर होगा। देखो, अगर नाम ट्रांसफर हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का नाम भी ट्रांसफर हो जाएगा। जी जी जी, वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, तो मुझे एक तरीके से आगे एक बार मेरा ये इन्वेस्टमेंट हो गया तो फायदा ही है, कहीं से नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं है। गुड सर। सर, ये सारी बात तो ठीक है, हम इंडियंस हैं, हमको वारंटी गारंटी चाहिए होता है, तो सोलार पैनल भी कोई वारंटी गारंटी प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सोलर पैनल्स वारंटी देती है।
सोलर पैनल्स 10 से 12 साल तक के कंपनी के ऊपर, कुछ कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने साल की वारंटी दे रही। 10 से 12 साल तक के प्रोडक्ट की वारंटी देती है। 10 से 12 साल के, ठीक है। प्रोडक्ट की वारंटी बोलने से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वारंटी है। जनरेशन का वारंटी बोलती है कंपनी 25 ईयर। हाँ, मैं बस उस पर आने वाला था क्योंकि हाल ही में मैंने कुछ ऐड देखे थे जिसमें 25 साल की कुछ वारंटी वगैरह कुछ बताया रहा बिल्कुल 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 25 साल की जनरेशन की वारंटी होती है। प्रोडक्ट पे अगर बात किया जाए, अगर आपका सोलर सेल्स जल गया है वहां पे से, उसके कारण से जनरेशन कम आ रहा है, तो आपका पीस टू पीस रिप्लेस हो जाता है बिफोर 10 ईयर्स। बिफोर 10 ईयर्स, हाँ। ओके। तो ये वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। कंपनी टू कंपनी। ओके, तो जब भी अब मैं चूज कर रहा हूँ वो तो उस कंपनी से मुझे पूछना चाहिए कि आप उस पैनल पे कितने साल की वारंटी दे रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो व्यूअर्स, अगर आप सोलर पैनल पे जा रहे हैं तो जिस भी कंपनी का आप चूज कर रहे हैं, आप उनसे पहले पूछ लीजिए कि पैनल पे वो कितने साल की वारंटी दे रहे हैं। सिंपल बताएंगे, सोलर पैनल लगाते वक्त पैनल, बैटरी, इन्वर्टर, ये सब तो हम जानकारी करते हैं। इसके अलावा कौन कौन से और कंपनी करते हैं और उनकी जानकारी हमको कैसे, कहाँ से मिले, और इनका इंस्टॉल करते वक्त हमें किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, देखो सोलर पैनल अगर कोई भी घर में आप लगवाना चाह रहे हैं लाइक पे, है ना, तो बेसिकली जो मेजर हर कोई देखता है पैनल कौन सा लगा रहे हो आप, कौन सा कंपनी का लगाएंगे, या इन्वर्टर कौन सा कंपनी का लगाएंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, बट उसके छोड़ के उसके बैलेंस ऑफ सिस्टम बहुत सारी चीजें होती है। लाइक देन उसके बाद में उसका एलसीडी भी होता है, डीसीडी भी होता है, मतलब जो आपके सिस्टम को बैलेंस करता है। जी भाई सोलर पैनल से आएगा रेडिएशन बॉक्स के थ्रू आपके इन्वर्टर से एसीडीपी के थ्रू आपके मीटर तक के जाएगा, है ना, या बैटरी है उसको इन्वर्टर बैटरी के थ्रू आपके घर पे आप लोड चलाएंगे। तो बेसिकली उसमें केबल्स हो गए, है ना, कंट्रोल बॉक्स हो गए, कैसे कितने एम्पियर है, कितना वोल्टेज का है, प्रॉपर है कि नहीं, उसके बाद में उसमें अर्थिंग करना है ना। इंस्टॉलेशन के समय स्ट्रक्चर जो है जिसपे पैनल माउंट होता है उसका थिकनेस कितना है, उसके छोड़ के जब पैनल को माउंट कर रहे हैं तो उसमें जैसे छत में कर रहे हैं, कई बार नए होते हैं, कई पुराने होते हैं, तो सीपेज का भी समस्या आ सकता है। तो जब भी हम पैनल को माउंट करने उसके लिए स्ट्रक्चर को हम छत पे टाइट करते हैं तो ग्राउटिंग बोर्ड करते हैं। तो जब ड्रिलिंग करते हैं उसी समय हमको जेल लगाना चाहिए जिससे कि उसमें पानी का रिसाव मत हो सके, मतलब छत मत टपके। तो फिर इन सब बातों का ध्यान रखते हैं और सभी को ये सब बातें पूछनी भी चाहिए कि इसके लिए क्या हो सकता है करके। और उसके छोड़ के जब स्ट्रक्चर जब लगता है तो उसमें पेडेस्टल भी बनाया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो भी एक कॉन्क्रीट हो जाता है। तो जो जितना एरिया बिल्डिंग हो गया वो आपके कॉन्क्रीट के अंदर छिप गया है, तो भी पानी का रिसाव से आप बच सकते हैं। ये सब सारी चीजें होती हैं। इसके छोड़ के हम उस पर वाटर प्रूफिंग मटेरियल भी मिक्स करते हैं जिसके चलते उस पर एक रिसाव नहीं आता है पानी का। ये सब छोटी छोटी बातें जिस पे ध्यान देना होता है। कंड्यूस पाइप हो गया, ये सब सारी चीजें अच्छे ब्रांड्स के लगाने के लिए बोलिए किसी भी आपके वेंडर है, और हमेशा थोड़ा से अप साइड में चीजें को रख के काम करवाएं तो ज्यादा अच्छा है। जी, क्वालिटी पे जाइए, कॉस्ट पे बच जाइए। क्वालिटी और कॉस्ट का ही तो हमेशा चक्कर रहता है सर। नहीं, हर कोई कॉस्ट पे जाता है, इवन मैं भी जाऊंगा तो पहले मैं कॉस्ट पे ही जाऊंगा, बट कॉस्ट को कंपेयर हम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट करें तो ज्यादा सही है। जी जी बिल्कुल, और कंपेरिजन आपका एप्पल टू एप्पल होना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली देखो क्वालिटी ऑफ मटेरियल अगर आप लगा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में रनिंग कॉस्ट उसकी कमाएगी, मेंटेनेंस कॉस्ट कमाएगा। जी, कई जगह ऐसा होता है कि अभी के समय में प्लांट जब क्लाइंट होता है वो सस्ते में प्लांट लगा रहे हैं तो इंस्टॉलर भी वहाँ पे कहीं ना कहीं कॉस्ट कर करता है। आगे चल के फिर मेंटेनेंस धीरे धीरे मेंटेनेंस में पे करते जा रहा है, कहीं से तार जुड़ रहा है तो कहीं से और कुछ चीजें हो रही है, तो फिर इंस्टॉलर को बुलाएगा, उस समय वो एमसी का काम कराएगा। तो अल्टीमेटली आप एक बार में पैसा दें या बार बार खुद भी परेशान हो और सामने वाले को पैसा पे करते रहे। अल्टीमेटली परेशानी हमारा उन्हीं को है जिन्होंने लगाया है, क्योंकि खराब होगा तो फिर कॉल करेगा, उसका वेट करेगा, उसके लिए समय भी देगा। तो ये सब सारी चीजें हैं। अभी जो मैं आपने बताया ना, तो एक पॉइंट आपने बोला कि इसके लिए भी अर्थिंग की जरूरत पड़ती है।
मतलब हमारे घर पे अर्थिंग ओरिजिनल बल्ब लगा रहता है, तो जब सोलार पैनल हम लगा रहे हैं तो उसकी लिए अलग से अर्थिंग और करनी पड़ती है। बिल्कुल। जब अधिकतर छोटे प्लांट्स में ऐसे मतलब अलग अलग जगहों में रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है छोटे प्लांट्स में, जैसे 1 या 2 किलोवाट में आपके घर पे अर्थिंग से, क्योंकि उसकी करंट और वोल्टेज ज्यादा रेटिंग्स पे नहीं होते हैं, उससे ज्यादा पे जाते हैं तो हमको एसी साइड का एक अर्थिंग, मतलब उसमें जो सोलर पैनल से डायरेक्ट करंट जनरेट होता है तो एक डीसी साइड हो गया और एक एसी साइड हो गया, ये 2 अर्थिंग हो गया। उसके छोड़ के एक लाइटिंग रजिस्टर लगाना चाहिए, जिससे कि भाई आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो और इलेक्ट्रिसिटी को अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लाइटिंग जो है वो, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए लाइटिंग प्रोटेक्शन भी लगाना चाहिए उसके साथ में। अच्छा, अर्थिंग के साथ में आपको सर्च प्रोटेक्शन भी लगाना है। सर्च प्रोटेक्शन भी। सर अगर कोई नया मकान बना रहा है, बनेंगे तो वो सोलर पैनल के लिए क्या क्या ऑप्शन पहले से करवा सकता है ताकि उसे बाद में दिक्कत ना हो? देखो, इसमें मैं 2-3 चीजें आपको बता देता हूँ जानकारी के तौर पे। मेरे व्यूअर्स को बता दूं कि सोलर कोई नया घर बना रहा हो तो वो पहले से वो प्रोविजन रखें। देखिए, अगर आप ऑर्गेनिक प्लांट लगाना चाहते हैं, है ना, तो उससे आपके यहाँ जो इलेक्ट्रिशियन है उसको बोलिए कि इंटरनली इन्वर्टर का केबलिंग कर ले। उससे आप नॉर्मल अगर इन्वर्टर भी लगाते हैं तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा, और सोलर ऑर्गेनिक इन्वर्टर लगा रहे हैं तो भी आपको बेनिफिट हो जाएगा। बाद में आपको इन्वर्टर का केबलिंग कराने की जरूरत नहीं है। सेम इस अर्थिंग का रिक्वायरमेंट रहता है तो आप अपने कोई भी नियर बाई सोलर इंस्टॉलर्स को बुला के एक बार पूछ लीजिए कि क्या क्या चीजें कर सकते हैं अभी बेसिकली करके, तो आपके प्लांट के साइज के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पे अर्थिंग रिक्वायरमेंट है कि नहीं वो चीज बता देगा वो। ऑन ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए जो मीटर के पास से एक इन्वर्टर तक के केबल लगता है ना, जिसको बोलते हैं जैसे कि जो डिस्कॉन से जो केबल लाते हैं मीटरिंग केबल, वही केबल वहां पे भी लगता है। तो उसको भी अगर आप अंडरग्राउंड कराना चाहें तो पहले ही घर बनते समय जब आपका इलेक्ट्रिशियन काम करे उसको अंडरग्राउंड करा सकते हैं। वो भी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसका केबल का साइज डिपेंड करता है, तो अलग अलग साइज के प्लांट पे अलग अलग साइज केबल बनेगा, है ना। कितने mm का केबल लगाना चाहिए, 4 फुट केबल लगाना चाहिए, 3 फेज कनेक्शन है तो सिंगल फेज है तो कैसा लगाना चाहिए, तो नियर बाई सोलर जो इंस्टॉलर है उससे आप बात कर सकते हैं, है ना, या मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो हमारे व्यूअर्स अगर ऐसी कोई जानकारी चाहिए होगी तो वो आने से संपर्क कर सकते हैं। तीसरा एक और आता है हमारे पास में सोलर वाटर हीटर, गर्म पानी, मुफ्त का गर्म पानी मिलता है सोलर वाटर हीटर में। तो सोलर वाटर हीटर क्या होता है कि उसके लिए आपको एक मतलब जनरली ट्रेडिशनली क्या होता है, नए घर जब बनते हैं या पुराने घरों में आप देखे होंगे कि गीजर का पॉइंट होता है बाथरूम में, तो जो टैंक से आउटपुट जो वाटर आती है, ठंडे पानी की जो लाइन आती है, वहीं से ही हम इनलेट ले लेते हैं गीजर के लिए। एक छोटा सा एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट है जो इनसाइड आपको करवा के रख लीजिए, हमेशा के लिए वो आपका उपयोग आएगा। और बेनिफिट भी है कि गीजर के लिए आप सेंट्रलाइज गीजर प्लान करें जी, ऊपर से ही 2 आउटपुट ला के आप अपने बाथरूम में गर्म पानी का प्रोविजन दे। उससे फायदा क्या है कि अगर आपके 3 BHK हाउस है, आपको 3 गीजर लगाने की जरूरत पड़ती है, आप एक सेंट्रलाइज गीजर लगा सकते हैं। 3 गीजर के कॉस्टिंग के से कम भी पड़ेगा सेंट्रलाइज गीजर का कॉस्टिंग। दूसरा चीज, 3 गीजर के रनिंग कॉस्ट से कम भी पड़ेगा सेंट्रलाइज गीजर का रनिंग कॉस्ट। अब यहाँ पे सेंट्रलाइज गीजर की बजाय आप सोलर वाटर हीटर भी लगा सकते हैं, जो रनिंग कॉस्ट में 0 है, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। और आजकल सोलर वाटर हीटर हमारे पास जो मतलब हम जिस कंपनी का प्रोवाइड करते हैं सुदर्शन और सोलर वाटर हीटर, वो 10 साल की गारंटी प्रोवाइड करती है, वारंटी भी नहीं गारंटी प्रोवाइड करती है। तो इस टाइम से आज के डेट में कंपनी हमेशा इन्हांसमेंट करते हुए आ रही है, तो आप सोलर वाटर हीटर पे भी जा सकते हैं गर्म पानी के लिए। ये इसकी कॉस्टिंग स्टार्ट होती है 20,000 से लेके मैक्सिमम साइज अगर 500 कैपेसिटी तक के जाएंगे तो 75,000 तक का आपका प्लांट सोलर वाटर हीटर इंस्टॉल हो जाता है। सर, गर्मी का सीजन अभी चल रहा है, अब धीरे से बरसात आने लगेगी, तो थोड़ा पहले आंधी तूफान अंदर चलती है, उसके अलावा और भी नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है, तो उससे हम अपने सोलर पैनल्स को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बेसिकली वही जब बताया मैं, इंस्टॉलेशन प्रोसेस में जो ध्यान देने वाली बातें होती हैं, है ना, इंस्टॉलेशन के समय जो ध्यान देने वाली बात होती है, जैसे हमने बताया कि ग्राउटिंग बोर्ड, तो एश्योर करना चाहिए कि ग्राउटिंग में 4 बोर्ड लग रहे हैं कि नहीं लग रहे जी। उसके बाद में प्रॉपर पेडेस्टल बन रहा है कि नहीं जी। अब हम
हाइट में स्ट्रक्चर है हमारा, और पेडेस्टल हम बना रहे हैं कि 6 इंच का पेडेस्टल बना दिए सिर्फ कवर करने के लिए, हाँ। तो उससे वो नीलेबल रहेगा नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान दीजिए कि पेडेस्टल का साइज, वो आपको स्ट्रक्चर को पकड़ प्रॉपर रखेगा। सेम चीज पैनल्स है, पैनल्स में प्रॉपर नट को टाइट करने का एंटी कट नट होता है, उसके छोड़ के उसमें ग्लू भी लगा सकते हैं, लॉक टाइट करके आता है, उसको लिक्विड फोम लगा सकते हैं जिससे नट जो है वो ढीला नहीं होगा। ओके, तो एकाएक उनमें के चांसेस नहीं रहेंगे जी। बहुत ही ज्यादा और यहाँ तो कई चीजें ऐसे तबाह हो जाती है, नेचुरली क्लाइमेट कंट्रोल से तो कुछ नहीं कर सकते, बट जो हमारे तरफ से बेस्ट होता है हो सकता है नट को चेक नट देखना चाहिए टाइट प्रॉपर है कि नहीं है, उसके बाद में लॉक टाइट जो बोला वो ग्लू लगा सकते हैं, उससे वो नट जो है वो इजी वे में हिलेगा नहीं। सर, आज आप हमारे पॉडकास्ट के लिए हमारे स्टूडियो तक आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। सर, वीवर्स, सोलार पैनल, सोलार ऊर्जा के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप कैलाश जी से संपर्क कर सकते हैं। इनका नंबर, इनका इंस्टा पेज, ये सारी डिटेल हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आपने देखा कि हम कंटिन्यू होम से रिलेटेड पॉडकास्ट बना ही रहे हैं। आपको हमारी जानकारी अगर अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।